फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले हम 6th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ये तो आप जानते ही है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना केवल यूपीएससी बल्कि कोई भी एग्जाम हो उसमें एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें हम सौरमंडल पढ़ेंगे। सौरमंडल के अंदर ही जो हमारा ग्रह है एक पृथ्वी, उसके बारे में पढ़ेंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। यहाँ जो आकाश है उसके बारे में बताया जा रहा है हमें क्या क्या दिखता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं ग्रह। इन चमकती वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है? जो चंद्रमा हमें पूर्ण दिखाई देता है तो वो रात कौन सी होती है? पूर्णिमा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जो अमावस्या होती है उस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसे ही क्या कहते हैं? हम नए चंद्रमा की रात्रि भी कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ये तो आप जानते ही हैं, हमें दिन में कुछ भी दिखाई नहीं देता। यानी जो आसमान में है, ग्रह हो, तारे हो, क्षुद्र ग्रह हो या जो कुछ भी है, वो क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है, इसलिए हमें रात को आकाश में कुछ भी दिखाई नहीं देता। यही यहाँ लिखा गया है। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ खगोलीय पिंड की डेफिनेशन दी गई है। आपसे यूपीएससी के मेंस में या पीसीएस के मेंस में अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है, खगोलीय पिंड के बारे में विस्तार से बताइए। यदि आपको उसकी सिंपल सी परिभाषा ही पता नहीं है तो आप क्या लिखोगे? इसलिए यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड जो है किससे बने होते हैं? गैसों से। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो यहाँ आपको खगोलीय पिंड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये पिंड बड़े आकार के और गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन्हीं पिंडों को क्या कहते हैं? तारा। सूर्य भी एक तारा है, ये आप याद रखिएगा। सूर्य क्या है? एक तारा है। आगे देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो हमें ग्रह हैं, उपग्रह हैं हमारे आसमान में, वो बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूरी पर हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है नक्षत्र मंडल का आपको चित्र दिखाई देगा। ये इस तरह से आसमान में दिखते हैं। और जो 2 तारे हैं उनके जो सीधी रेखा की तरफ आप देखोगे तो उसके ऊपर कौन सा तारा है? ये ध्रुव तारा। ये कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो आप उत्तर दिशा का ज्ञान किस प्रकार कर सकते हैं? आप ध्रुव तारे की पहचान कर उत्तर दिशा का ज्ञान कर सकते हैं।
अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी सप्त सात ऋषि संत। सप्तऋषि को ही क्या कहा गया है हमारे प्राचीन वेदों में, और इन्हें सप्त संत भी कहा गया है, यानी 7 संत। यह तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये किसका भाग है? अर्सा मेजर का। और अर्सा मेजर क्या है? एक नक्षत्र मंडल ही है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। आप जानते ही है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल साफ साफ आपको सारे नक्षत्र मंडलों के बारे में बता सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जो हमने अभी अभी आपको चित्र में दिखाया था। इसे ही क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में अभी हमने देखा था, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारों की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। तो यहाँ देखिए ग्रह की परिभाषा कितनी साफ साफ दिखाई गई है। कुछ खगोलीय पिंडों में जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से ही तो प्रकाशित होते हैं और वही पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसकी ना अपनी ऊष्मा है और ना अपना प्रकाश है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यानी किस तारे से प्राप्त करती है? यह सूर्य तारे से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यहाँ देखिए बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। यानी छल्ले किससे बने होते हैं? ये असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपको चित्र में सभी ग्रह हैं जो उनकी स्थिति दिखाई गई है सूर्य से। देखिए सबसे नजदीक कौन सा है? बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और ये इनके परिक्रमण का समय भी दिया गया है। देखिए सबसे कम परिक्रमण किसका है? बुध का 88 दिन में। पृथ्वी का कितने हैं? 365 दिन में। चलिए आगे देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हम जानते हैं चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी पृथ्वी के साथ साथ ही चलता है। ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। क्या आप जानते हैं? यहाँ देखिए पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल किसे कहा जाता था? सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए हम अन्य शब्द भी देख सकते हैं। अब देखते हैं हम सौर मंडल। सौर मंडल में क्या क्या शामिल है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, क्योंकि उसका मुखिया कौन है? सूर्य ही तो है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे? सौर मंडल। दोबारा देखिए सौर मंडल में क्या क्या शामिल है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब सौर मंडल में शामिल है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य ही तो सबसे मुख्य है इस सौर मंडल में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। कैसी गैसों से बना है? ये अत्यधिक गर्म गैसों से। एवं इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसमें खिंचाव बल है जिससे यह सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये देखिए आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है, एकमात्र स्रोत क्या है सौर मंडल के प्रकाश के लिए? सूर्य। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हम इससे बहुत दूर हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसे दूरी को आप याद रखिएगा। यह पीसीएस के एग्जाम में या अन्य जो भी एग्जाम होते हैं उनमें साफ साफ
आपको क्वेश्चन दिखाई देता है। कितनी दूर है पृथ्वी से सूर्य? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे देखिए, यहाँ कुछ शब्द के बारे में दिया गया है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जियोग्राफी है, एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? जी शब्द का अर्थ है यहाँ पृथ्वी, और ग्राफिया का क्या अर्थ है? लिखना। यानी जियोग्राफी का क्या अर्थ हुआ? पृथ्वी के बारे में लिखना, यानी पृथ्वी का विवरण। ये देखिए यहाँ आपको अलग से समझाया है। देखिए जियो अगर लॉजी हो जाए यानी जियोलॉजी, तो उसका अर्थ क्या होगा? पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी का मापन, क्योंकि जियो शब्द लगा हुआ है ना। और जियो का अर्थ क्या बताया था हमने अभी आपको? पृथ्वी। और जियो आइड हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब देखते हैं हम ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आपको इनको याद करना है कि सूर्य से दूरी के अनुसार इनका स्थान क्या है। तो चलिए एक बार और हमारे साथ पढ़िए, ये आपको साथ साथ याद ही हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहले 4 को याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। कौन सा? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो आपको याद हो जाएंगे अगर आप इनको 1-2 बार और पढ़ लेंगे तो। आगे देखिए, ये ट्रिक दी हुई है, ये बहुत बोझिल हो जाएगा, आप इसे याद मत कीजिएगा, तो इसे छोड़ देते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। यानी कक्षा क्या होती है? जो सौरमंडल के सभी ग्रह वो निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जो रास्ते हैं वही क्या है? कक्षा है। और ये रास्ते कैसे हैं? दीर्घवृत्ताकार। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। और पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में? 365 दिन, जो हम 1 वर्ष में डिनोट करते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो आपको यह याद रखना है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। और आपको एग्जाम में ये पॉइंट भी दिखा मिलेगा कि ऐसा क्यों है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो उसका कारण क्या है? इसका आकार है और जो आकृति है वो बिल्कुल पृथ्वी के समान ही है, इसीलिए इसको शुक्र को यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड यानी 2003 UB 313 यानी सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा कि अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता, बोना ग्रह ही कहा गया है। यहाँ देखिए जो अन्य जानकारी दी गई है, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे? खगोल शास्त्री थे, ये आप याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, यानी पृथ्वी क्या है? गोल नहीं है, यह ध्रुवों के पास से कैसी है? चपटी है, और इसके आकार को ही भू आब कहते हैं, यानी पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जो जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं वो हमें कहाँ दिखाई देती हैं? केवल पृथ्वी पर ही, क्योंकि पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए क्या है? आवश्यक गैसें भी हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यदि आपसे पूछी जाए कि पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है, बताइए कैसे, तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि जीवन केवल यही संभव है, और उसका कारण क्या है? यहाँ पानी है, वायु है,
और जो सांस लेने के लिए आवश्यक गैस है जैसे ऑक्सीजन है, वो सब कहाँ है? यही तो मौजूद है। आगे देखिए, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। ये तो आपको मालूम ही होगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से यदि हम पृथ्वी को देखेंगे तो कैसी दिखेगी? ये नीली। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है, इसीलिए तो ये नीली दिखाई देती है। और इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को ही कहते हैं। अब देखिए एक रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो जो है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब पहला कदम रखा था? 20 जुलाई 1969 को। अब देखते हैं हम चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो क्या है? चंद्रमा। यानी हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह तो है और वो कौन सा है? चंद्रमा। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यानी यहाँ क्या बताया गया है कि इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है और यह हमें बड़ा तो दिखाई देता है अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा। और उसका कारण क्या है? क्योंकि अन्य जो खगोलीय पिंड है वो चंद्रमा की अपेक्षा ज्यादा दूर है। और इसकी दूरी देखिए आप कितनी है पृथ्वी से? 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तुलना करिए, आप बताइए सूर्य कितने किलोमीटर दूर है? वो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। और ये कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर। अब देखते हैं उपग्रह की परिभाषा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम से किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं इनसैट, IRS, एड्यूसैट इत्यादि। यानी उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा है और दूसरे होते हैं मानव निर्मित उपग्रह जो हम भेजते हैं। यानी मानव द्वारा निर्मित करके जो उपग्रह भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में वो होते हैं मानव निर्मित उपग्रह। वही तो है ये, जैसे इनसैट है, IRS और एड्यूसैट है। आगे देखिए ये आपको उपग्रह भेजते हुए दिखाया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर? 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ये तो हमने पीछे पढ़ ही लिया था कि जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं वो केवल पृथ्वी पर ही हैं। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वही पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। यानी तारे, ग्रह और उपग्रह, इन सब के अतिरिक्त जो असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच होते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये बात भी आप याद रखिएगा कि ये ग्रह से अलग नहीं है, ये इनके ही भाग है, लेकिन ये इनसे टूटकर अलग हो गए हैं। अब देखते हैं हम उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कहलाते हैं उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक
फैली चौड़ी पट्टी यानी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह होता है और यह पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन काल में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। क्या कल्पना की गई है इसके बारे में? कि जैसे आकाश में प्रकाश की नदी बह रही हो। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? आकाश गंगा, यानी आकाश में गंगा बह रही हो, वही क्या कहलाई? आकाश गंगा। आकाश गंगा में करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। यानी आकाश गंगा क्या है? इसमें करोड़ों तारे भी हैं, बादल भी हैं, गैस भी हैं, इन सब की प्रणाली ही क्या कहलाई? आकाश गंगा। इस प्रकार की जो लाखों आकाश गंगाएं हैं वही मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड बनाती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये देखिए यहाँ दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या है? ब्रह्मांड, उसका हिस्सा आकाशगंगा, फिर सौरमंडल, सौरमंडल में भी पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे प्राणियों में से एक क्या है? मनुष्य। यानी आप पृथ्वी पर हैं, सौरमंडल का भाग हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे का भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। इसमें आकाश कितनी गंगाएं हैं? इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगली वीडियो हमारी जो है सेकंड चैप्टर पर होगी। इसे आप कम मत समझिएगा, यानी जो एनसीईआरटी है वही तो बेस होती है। आपने ये बात तो सुनी ही होगी, एनसीईआरटी इज द रूट एंड यूपीएससी इज द फ्रूट। यानी जो एनसीईआरटी है वो बेस है। आप अपने बेस को इतना ज्यादा मजबूत कीजिए कि जो इसके ऊपर इमारत खड़ी होगी उसे कोई हिला भी ना सके। यानी यूपीएससी को करने के लिए आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल तैयार हो जानी चाहिए। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।